भारत में अगड़े पिछड़े और दलित सब बराबर हैं, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं था। दलितों को मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक स्थानों में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए बराबरी का अधिकार तो दिलाया ही, साथ ही छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण की लड़ाई आसान नहीं थी। सवाल खड़ा होता है कि अंबेडकर को रिजर्वेशन के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। कैसे अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट को अंबेडकर ने एक बलिदान क्यों कहा। क्या पूना पैक्ट बराबरी के रास्ते की आखिरी मंजिल है या ये सिर्फ रास्ता है। क्या आरक्षण ने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी का दर्जा दिलाया। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हमारी खास पेशकश, पूना पैक्ट मजबूरी भरा समझौता या अंतिम जीत। साल 1932 भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर उसी वक्त एक और लड़ाई देश के भीतर चल रही थी। एक और आजादी की जंग। ये जंग थी सामाजिक बराबरी की, सम्मान की और उस इंसानी अधिकार की जो सदियों से एक समुदाय से छीन लिया गया था। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो दलितों की आवाज बन चुका था। और इस लड़ाई के दूसरे छोर पर थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जो भारत की एकता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर दलितों को सामाजिक न्याय और सम्मान चाहिए तो उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उनका साफ कहना था, हमें राजनीतिक पहचान चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र जहां हम अपने ही लोगों को चुने। वे जानते थे कि सिर्फ सामाजिक सुधारों से कुछ नहीं होगा। हजारों साल की गुलामी, भेदभाव और अपमान का जवाब तभी मिलेगा जब दलित खुद अपनी कौमी और राजनीतिक किस्मत के मालिक बनेंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी जीत थी। दलित समाज में उत्साह था। पहली बार उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी, पर यह जीत सभी को मंजूर नहीं थी। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो वे विचलित हो गए। उनके लिए यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, यह हिंदू समाज के विघटन का खतरा था। गांधी मानते थे कि अगर दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी ने यरवदा जेल में घोषणा की कि मैं ये विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आमरण अनशन करूंगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक ओर दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने वाला था और दूसरी ओर महात्मा गांधी की जान खतरे में थी। गांधी के अनशन से पूरे देश में हलचल मच गई। उनके समर्थकों ने अंबेडकर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो इसके लिए सिर्फ अंबेडकर जिम्मेदार होंगे, ये कहना था महात्मा गांधी के समर्थकों का। डॉक्टर अंबेडकर इस स्थिति में फंस गए। एक तरफ उनका सिद्धांत, उनका संघर्ष और उनकी जनता थी, और दूसरी तरफ थी गांधी जी की जान। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो दलित आंदोलन पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। वे समझते थे कि इस समय उन्हें कुछ खोकर बहुत कुछ बचाना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेरा त्याग है, मेरी हार नहीं। अगर गांधी जी की जान बचती है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, पर दलितों के अधिकार की कोई न कोई राह निकालनी ही होगी। पूना समझौता, एक ऐतिहासिक दिन। 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ। अब दलित सामान्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सिर्फ कागज पर हुआ एक समझौता नहीं था, यह एक नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत थी। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि देश की एकता को भी बचा लिया है। और अंबेडकर, वे सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समझौता सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल के इतिहास की नींव है। पूना समझौता सिर्फ दो नेताओं के बीच हुआ एक समझौता नहीं था, ये संविधान की आत्मा का पहला सुर था। जहां गांधी जी ने समाज की एकता का पक्ष लिया, वहीं अंबेडकर ने दलितों की गरिमा और अधिकार की नींव रखी। आज अगर आरक्षण है,
अगर संविधान और विधानसभाओं में दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसकी पहली ईंट 1932 के पूना समझौते में रखी गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ टकराव की जानकारी नहीं देता, कभी कभी टकराव से रास्ते निकलते हैं और ऐसे रास्ते जो इतिहास रच देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, भारत की सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फैसले ने आपके जीवन को कैसे बदला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और B.N. राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि B.N. राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछांट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि B.N. राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से BN राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अम्बेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अम्बेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अम्बेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अम्बेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना।
आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। पांच दिसंबर 1956 की एक सर्द सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे से खुली। लेकिन आज का दिन अलग था। हर सांस में एक गहरा एहसास, जैसे जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो। क्या उनका संघर्ष पूरा हो गया? क्या उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, या कुछ अभी भी अधूरा रह गया? उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में तूफान थे। ये उनके आखिरी 24 घंटे थे। इन पलों में घटी वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 दिसंबर की सुबह की शुरुआत उनकी दिनचर्या के अनुसार हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान किया। लेकिन आज ये साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मालोचना थी। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या समाज वहां पहुंचा जिसका सपना मैंने देखा था? एक जीवन भर का संघर्ष, दलितों के अधिकारों, समानता और शिक्षा के लिए लड़ाई, क्या ये पूरा हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी सविता जी से कहा, मुझे लगता है अब समय अधिक नहीं है। चिंतित सविता जी ने उठने में उनकी मदद की। फिर वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म के आखिरी पन्ने लिखने में खो गए। लिखते लिखते पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल में भेदभाव का दर्द, विदेश में पढ़ाई का संकल्प और भारत लौटकर समाज को बदलने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। उनका मानना था कि शिक्षा और अधिकार ही बदलाव की चाबी है। ये विश्वास ही उनकी प्रेरणा थी। शाम ढलते ढलते उनकी थकान साफ दिखने लगी थी। किताब पूरी कर लेने पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे जीवन का सबसे अहम काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद वो एक बार फिर बुद्ध के सामने ध्यान में बैठे। उनके लिए बुद्ध के विचार समानता, करुणा, सत्य सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का मार्गदर्शन थे। शायद इसी शांति में उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। उनके चेहरे पर गहरी शांति छा गई, जैसे सारे संघर्षों का समाधान हो गया हो। रात में थके होने की वजह से उन्होंने आराम करने की इच्छा जताई। सविता जी उनके सिरहाने बैठी रहीं। 6 दिसंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें फैली, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा के लिए सो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपना मिशन पूरा करके विदा हो गए हों। एक युग का अंत हुआ। वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, नेता, मार्गदर्शक चले गए। सविता जी के आंसुओं के बीच भी उस शांति ने एक संदेश दिया। उनका काम पूरा हो चुका था। देश स्तब्ध था। हजारों लोग जिनके जीवन को उन्होंने छुआ, अंतिम विदाई के लिए आए हुए थे। लोगों को दुख था, पर एक गर्व भी था। लोगों को उस महानायक से मिलने का मौका मिला जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, एक महान शख्सियत अपने संघर्षों की विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां जाति धर्म नहीं, बल्कि मेहनत और काबिलियत की पहचान हो।
इस सपने के साकार होने की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी, लेकिन इस ख्वाब का पूरा होना अभी बाकी था। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही वो कहते थे कि शिक्षा समानता की कुंजी है। उनके आखिरी दिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मिशन अभी अधूरा है और हमारे हाथों में है। उनके विचार संविधान में, शिक्षा के अधिकार में, हमारे दिलों में आज भी जीवित है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करें। शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर आप इस मिशन में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय संविधान। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिल सके। एक बात याद रखिए, बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है। जय भीम, जय संविधान। आज भारत में अगड़े, पिछड़े और दलित सब बराबर हैं, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं था। दलितों को मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक स्थानों में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए बराबरी का अधिकार तो दिलाया ही, साथ ही छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण की लड़ाई आसान नहीं थी। सवाल खड़ा होता है कि अंबेडकर को रिजर्वेशन के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। कैसे अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट को अंबेडकर ने एक बलिदान क्यों कहा। क्या पूना पैक्ट बराबरी के रास्ते की आखिरी मंजिल है या ये सिर्फ रास्ता है। क्या आरक्षण ने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी का दर्जा दिलाया। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हमारी खास पेशकश, पूना पैक्ट मजबूरी भरा समझौता या अंतिम जीत। साल 1932 भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर उसी वक्त एक और लड़ाई देश के भीतर चल रही थी। एक और आजादी की जंग। ये जंग थी सामाजिक बराबरी की, सम्मान की और उस इंसानी अधिकार की जो सदियों से एक समुदाय से छीन लिया गया था। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो दलितों की आवाज बन चुका था। और इस लड़ाई के दूसरे छोर पर थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जो भारत की एकता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर दलितों को सामाजिक न्याय और सम्मान चाहिए तो उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उनका साफ कहना था, हमें राजनीतिक पहचान चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र जहां हम अपने ही लोगों को चुने। वे जानते थे कि सिर्फ सामाजिक सुधारों से कुछ नहीं होगा। हजारों साल की गुलामी, भेदभाव और अपमान का जवाब तभी मिलेगा जब दलित खुद अपनी कौमी और राजनीतिक किस्मत के मालिक बनेंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी जीत थी। दलित समाज में उत्साह था। पहली बार उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी, पर यह जीत सभी को मंजूर नहीं थी। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो वे विचलित हो गए। उनके लिए यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, यह हिंदू समाज के विघटन का खतरा था। गांधी मानते थे कि अगर दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी ने यरवदा जेल में घोषणा की कि मैं ये विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आमरण अनशन करूंगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक ओर दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने वाला था और दूसरी ओर महात्मा गांधी की जान खतरे में थी। गांधी के अनशन से पूरे देश में हलचल मच गई। उनके समर्थकों ने अंबेडकर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो इसके लिए सिर्फ अंबेडकर जिम्मेदार होंगे, ये कहना था महात्मा गांधी के समर्थकों का। डॉक्टर अंबेडकर इस स्थिति में फंस गए।
एक तरफ उनका सिद्धांत, उनका संघर्ष और उनकी जनता थी और दूसरी तरफ थी गांधी जी की जान। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो दलित आंदोलन पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। वे समझते थे कि इस समय उन्हें कुछ खोकर बहुत कुछ बचाना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेरा त्याग है, मेरी हार नहीं। अगर गांधी जी की जान बचती है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, पर दलितों के अधिकार की कोई न कोई राह निकालनी ही होगी। पूना समझौता, एक ऐतिहासिक दिन। 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ। अब दलित सामान्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सिर्फ कागज पर हुआ एक समझौता नहीं था, यह एक नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत थी। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि देश की एकता को भी बचा लिया है। और अंबेडकर वे सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समझौता सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल के इतिहास की नींव है। पूना समझौता सिर्फ दो नेताओं के बीच हुआ एक समझौता नहीं था, यह संविधान की आत्मा का पहला सुर था। जहां गांधी जी ने समाज की एकता का पक्ष लिया, वहीं अंबेडकर ने दलितों की गरिमा और अधिकार की नींव रखी। आज अगर आरक्षण है, अगर संविधान और विधानसभाओं में दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उसकी पहली ईंट 1932 के पूना समझौते में रखी गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ टकराव की जानकारी नहीं देता, कभी कभी टकराव से रास्ते निकलते हैं, और ऐसे रास्ते जो इतिहास रच देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, भारत की सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फैसले ने आपके जीवन को कैसे बदला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी।
राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और BN राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि BN राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछाट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि BN राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से BN राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अंबेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अम्बेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अम्बेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी।
उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। पांच दिसंबर 1956 की एक सर्द सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे से खुली, लेकिन आज का दिन अलग था। हर सांस में एक गहरा एहसास, जैसे जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो। क्या उनका संघर्ष पूरा हो गया? क्या उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, या कुछ अभी भी अधूरा रह गया? उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में तूफान थे। ये उनके आखिरी 24 घंटे थे। इन पलों में घटी वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 दिसंबर की सुबह की शुरुआत उनकी दिनचर्या के अनुसार हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान किया, लेकिन आज ये साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मालोचना थी। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या समाज वहां पहुंचा जिसका सपना मैंने देखा था? एक जीवन भर का संघर्ष, दलितों के अधिकारों, समानता और शिक्षा के लिए लड़ाई, क्या ये पूरा हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी सविता जी से कहा, मुझे लगता है अब समय अधिक नहीं है। चिंतित सविता जी ने उठने में उनकी मदद की। फिर वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म के आखिरी पन्ने लिखने में खो गए। लिखते लिखते पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल में भेदभाव का दर्द, विदेश में पढ़ाई का संकल्प और भारत लौटकर समाज को बदलने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। उनका मानना था कि शिक्षा और अधिकार ही बदलाव की चाबी है। ये विश्वास ही उनकी प्रेरणा थी। शाम ढलते ढलते उनकी थकान साफ दिखने लगी थी।
किताब पूरी कर लेने पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे जीवन का सबसे अहम काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद वो एक बार फिर बुद्ध के सामने ध्यान में बैठे। उनके लिए बुद्ध के विचार समानता, करुणा, सत्य सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का मार्गदर्शन थे। शायद इसी शांति में उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। उनके चेहरे पर गहरी शांति छा गई, जैसे सारे संघर्षों का समाधान हो गया हो। रात में थके होने की वजह से उन्होंने आराम करने की इच्छा जताई। सविता जी उनके सिरहाने बैठी रहीं। 6 दिसंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें फैली, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा के लिए सो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपना मिशन पूरा करके विदा हो गए हों। एक युग का अंत हुआ। वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, नेता, मार्गदर्शक चले गए। सविता जी के आंसुओं के बीच भी उस शांति ने एक संदेश दिया। उनका काम पूरा हो चुका था। देश स्तब्ध था। हजारों लोग जिनके जीवन को उन्होंने छुआ, अंतिम विदाई के लिए आए हुए थे। लोगों को दुख था, पर एक गर्व भी था। लोगों को उस महानायक से मिलने का मौका मिला जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, एक महान शख्सियत अपने संघर्षों की विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां जाति धर्म नहीं, बल्कि मेहनत और काबिलियत की पहचान हो। इस सपने के साकार होने की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी, लेकिन इस ख्वाब का पूरा होना अभी बाकी था। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही वो कहते थे कि शिक्षा समानता की कुंजी है। उनके आखिरी दिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मिशन अभी अधूरा है और हमारे हाथों में है। उनके विचार संविधान में, शिक्षा के अधिकार में, हमारे दिलों में आज भी जीवित है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करें। शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर आप इस मिशन में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय संविधान। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिल सके। एक बात याद रखिए, बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है। जय भीम, जय संविधान। आज भारत में अगड़े, पिछड़े और दलित सब बराबर हैं, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं था। दलितों को मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक स्थानों में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए बराबरी का अधिकार तो दिलाया ही, साथ ही छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण की लड़ाई आसान नहीं थी। सवाल खड़ा होता है कि अंबेडकर को रिजर्वेशन के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। कैसे अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट को अंबेडकर ने एक बलिदान क्यों कहा। क्या पूना पैक्ट बराबरी के रास्ते की आखिरी मंजिल है या ये सिर्फ रास्ता है। क्या आरक्षण ने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी का दर्जा दिलाया। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हमारी खास पेशकश, पूना पैक्ट मजबूरी भरा समझौता या अंतिम जीत। साल 1932 भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर उसी वक्त एक और लड़ाई देश के भीतर चल रही थी। एक और आजादी की जंग। ये जंग थी सामाजिक बराबरी की, सम्मान की और उस इंसानी अधिकार की जो सदियों से एक समुदाय से छीन लिया गया था। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
एक ऐसा नाम जो दलितों की आवाज बन चुका था। और इस लड़ाई के दूसरे छोर पर थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जो भारत की एकता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर दलितों को सामाजिक न्याय और सम्मान चाहिए तो उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उनका साफ कहना था, हमें राजनीतिक पहचान चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र जहां हम अपने ही लोगों को चुने। वे जानते थे कि सिर्फ सामाजिक सुधारों से कुछ नहीं होगा। हजारों साल की गुलामी, भेदभाव और अपमान का जवाब तभी मिलेगा जब दलित खुद अपनी कौमी और राजनीतिक किस्मत के मालिक बनेंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी जीत थी। दलित समाज में उत्साह था। पहली बार उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी, पर यह जीत सभी को मंजूर नहीं थी। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो वे विचलित हो गए। उनके लिए यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, यह हिंदू समाज के विघटन का खतरा था। गांधी मानते थे कि अगर दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी ने यरवदा जेल में घोषणा की कि मैं ये विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आमरण अनशन करूंगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक ओर दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने वाला था और दूसरी ओर महात्मा गांधी की जान खतरे में थी। गांधी के अनशन से पूरे देश में हलचल मच गई। उनके समर्थकों ने अंबेडकर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो इसके लिए सिर्फ अंबेडकर जिम्मेदार होंगे, ये कहना था महात्मा गांधी के समर्थकों का। डॉक्टर अंबेडकर इस स्थिति में फंस गए। एक तरफ उनका सिद्धांत, उनका संघर्ष और उनकी जनता थी और दूसरी तरफ थी गांधी जी की जान। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो दलित आंदोलन पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। वे समझते थे कि इस समय उन्हें कुछ खोकर बहुत कुछ बचाना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेरा त्याग है, मेरी हार नहीं। अगर गांधी जी की जान बचती है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, पर दलितों के अधिकार की कोई न कोई राह निकालनी ही होगी। पूना समझौता, एक ऐतिहासिक दिन। 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ। अब दलित सामान्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सिर्फ कागज पर हुआ एक समझौता नहीं था, यह एक नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत थी। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि देश की एकता को भी बचा लिया है। और अंबेडकर वे सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समझौता सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल के इतिहास की नींव है। पूना समझौता सिर्फ दो नेताओं के बीच हुआ एक समझौता नहीं था, यह संविधान की आत्मा का पहला सुर था। जहां गांधी जी ने समाज की एकता का पक्ष लिया, वहीं अंबेडकर ने दलितों की गरिमा और अधिकार की नींव रखी। आज अगर आरक्षण है, अगर संविधान और विधानसभाओं में दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उसकी पहली ईंट 1932 के पूना समझौते में रखी गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ टकराव की जानकारी नहीं देता, कभी कभी टकराव से रास्ते निकलते हैं और ऐसे रास्ते जो इतिहास रच देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, भारत की सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फैसले ने आपके जीवन को कैसे बदला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है?
क्या जानबूझकर बी.एन. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, बी.आर. अंबेडकर या बी.एन. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और बी.एन. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और बी.एन. राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछाट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा, ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि बी.एन. राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से बी.एन. राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये बी.एन. राव के साथ ही के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, डी.पी. खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। बी.एन. राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अंबेडकर के कद को छोटा करने के लिए बी.एन. राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है?
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। पांच दिसंबर 1956 की एक सर्द सुबह
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे से खुली, लेकिन आज का दिन अलग था। हर सांस में एक गहरा एहसास, जैसे जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो। क्या उनका संघर्ष पूरा हो गया? क्या उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, या कुछ अभी भी अधूरा रह गया? उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में तूफान थे। ये उनके आखिरी 24 घंटे थे। इन पलों में घटी वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 दिसंबर की सुबह की शुरुआत उनकी दिनचर्या के अनुसार हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान किया, लेकिन आज ये साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मालोचना थी। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या समाज वहां पहुंचा जिसका सपना मैंने देखा था? एक जीवन भर का संघर्ष, दलितों के अधिकारों, समानता और शिक्षा के लिए लड़ाई, क्या ये पूरा हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी सविता जी से कहा, मुझे लगता है अब समय अधिक नहीं है। चिंतित सविता जी ने उठने में उनकी मदद की। फिर वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज थंब के आखिरी पन्ने लिखने में खो गए। लिखते लिखते पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल में भेदभाव का दर्द, विदेश में पढ़ाई का संकल्प और भारत लौटकर समाज को बदलने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। उनका मानना था कि शिक्षा और अधिकार ही बदलाव की चाबी है। ये विश्वास ही उनकी प्रेरणा थी। शाम ढलते ढलते उनकी थकान साफ दिखने लगी थी। किताब पूरी कर लेने पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे जीवन का सबसे अहम काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद वो एक बार फिर बुद्ध के सामने ध्यान में बैठे। उनके लिए बुद्ध के विचार समानता, करुणा, सत्य सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का मार्गदर्शन थे। शायद इसी शांति में उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। उनके चेहरे पर गहरी शांति छा गई, जैसे सारे संघर्षों का समाधान हो गया हो। रात में थके होने की वजह से उन्होंने आराम करने की इच्छा जताई। सविता जी उनके सिरहाने बैठी रहीं। 6 दिसंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें फैली, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा के लिए सो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपना मिशन पूरा करके विदा हो गए हों। एक युग का अंत हुआ। वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, नेता, मार्गदर्शक चले गए। सविता जी के आंसुओं के बीच भी उस शांति ने एक संदेश दिया। उनका काम पूरा हो चुका था। देश स्तब्ध था। हजारों लोग जिनके जीवन को उन्होंने छुआ, अंतिम विदाई के लिए आए हुए थे। लोगों को दुख था, पर एक गर्व भी था। लोगों को उस महानायक से मिलने का मौका मिला जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, एक महान शख्सियत अपने संघर्षों की विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां जाति धर्म नहीं, बल्कि मेहनत और काबिलियत की पहचान हो। इस सपने के साकार होने की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी, लेकिन इस ख्वाब का पूरा होना अभी बाकी था। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही वो कहते थे कि शिक्षा समानता की कुंजी है। उनके आखिरी दिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मिशन अभी अधूरा है और हमारे हाथों में है। उनके विचार संविधान में, शिक्षा के अधिकार में, हमारे दिलों में आज भी जीवित है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करें। शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर आप इस मिशन में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय भीम, जय संविधान। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिल सके। एक बात याद रखिए,
बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है। जय भीम, जय संविधान। आज भारत में अगड़े पिछड़े और दलित सब बराबर हैं, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं था। दलितों को मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक स्थानों में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए बराबरी का अधिकार तो दिलाया ही, साथ ही छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण की लड़ाई आसान नहीं थी। सवाल खड़ा होता है कि अंबेडकर को रिजर्वेशन के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। कैसे अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट को अंबेडकर ने एक बलिदान क्यों कहा। क्या पूना पैक्ट बराबरी के रास्ते की आखिरी मंजिल है या ये सिर्फ रास्ता है। क्या आरक्षण ने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी का दर्जा दिलाया। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हमारी खास पेशकश, पूना पैक्ट मजबूरी भरा समझौता या अंतिम जीत। साल 1932 भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर उसी वक्त एक और लड़ाई देश के भीतर चल रही थी। एक और आजादी की जंग। ये जंग थी सामाजिक बराबरी की, सम्मान की और उस इंसानी अधिकार की जो सदियों से एक समुदाय से छीन लिया गया था। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा नाम जो दलितों की आवाज बन चुका था। और इस लड़ाई के दूसरे छोर पर थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जो भारत की एकता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अगर दलितों को सामाजिक न्याय और सम्मान चाहिए तो उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। उनका साफ कहना था, हमें राजनीतिक पहचान चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र जहां हम अपने ही लोगों को चुने। वे जानते थे कि सिर्फ सामाजिक सुधारों से कुछ नहीं होगा। हजारों साल की गुलामी, भेदभाव और अपमान का जवाब तभी मिलेगा जब दलित खुद अपनी कौमी और राजनीतिक किस्मत के मालिक बनेंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी जीत थी। दलित समाज में उत्साह था। पहली बार उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी, पर यह जीत सभी को मंजूर नहीं थी। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो वे विचलित हो गए। उनके लिए यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, यह हिंदू समाज के विघटन का खतरा था। गांधी मानते थे कि अगर दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी ने यरवदा जेल में घोषणा की कि मैं ये विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आमरण अनशन करूंगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। एक ओर दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलने वाला था और दूसरी ओर महात्मा गांधी की जान खतरे में थी। गांधी के अनशन से पूरे देश में हलचल मच गई। उनके समर्थकों ने अंबेडकर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो इसके लिए सिर्फ अंबेडकर जिम्मेदार होंगे, ये कहना था महात्मा गांधी के समर्थकों का। डॉक्टर अंबेडकर इस स्थिति में फंस गए। एक तरफ उनका सिद्धांत, उनका संघर्ष और उनकी जनता थी, और दूसरी तरफ थी गांधी जी की जान। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो दलित आंदोलन पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। वे समझते थे कि इस समय उन्हें कुछ खोकर बहुत कुछ बचाना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता मेरा त्याग है, मेरी हार नहीं। अगर गांधी जी की जान बचती है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, पर दलितों के अधिकार की कोई न कोई राह निकालनी ही होगी। पूना समझौता, एक ऐतिहासिक दिन। 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दिया, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ। अब दलित सामान्य चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। ये आरक्षण सिर्फ कागज पर हुआ एक समझौता नहीं था, ये एक नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत थी। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखा। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि देश की एकता को भी बचा लिया है। और अंबेडकर,
वे सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह समझौता सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि कल के इतिहास की नींव है। पूना समझौता सिर्फ दो नेताओं के बीच हुआ एक समझौता नहीं था, ये संविधान की आत्मा का पहला सुर था। जहां गांधी जी ने समाज की एकता का पक्ष लिया, वहीं अंबेडकर ने दलितों की गरिमा और अधिकार की नींव रखी। आज अगर आरक्षण है, अगर संविधान और विधानसभाओं में दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उसकी पहली ईंट 1932 के पूना समझौते में रखी गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ टकराव की जानकारी नहीं देता, कभी कभी टकराव से रास्ते निकलते हैं, और ऐसे रास्ते जो इतिहास रच देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, भारत की सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फैसले ने आपके जीवन को कैसे बदला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और B.N. राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि B.N. राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछाट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं।
सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि BN राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से BN राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अम्बेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अम्बेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अम्बेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अम्बेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय।
1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। पांच दिसंबर 1956 की एक सर्द सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखें धीरे से खुली। लेकिन आज का दिन अलग था। हर सांस में एक गहरा एहसास, जैसे जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हो रहा हो। क्या उनका संघर्ष पूरा हो गया? क्या उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, या कुछ अभी भी अधूरा रह गया? उनके चेहरे पर शांति थी, पर मन में तूफान थे। ये उनके आखिरी 24 घंटे थे। इन पलों में घटी वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 5 दिसंबर की सुबह की शुरुआत उनकी दिनचर्या के अनुसार हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान किया। लेकिन आज ये साधना सिर्फ पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मालोचना थी। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या समाज वहां पहुंचा जिसका सपना मैंने देखा था? एक जीवन भर का संघर्ष, दलितों के अधिकारों, समानता और शिक्षा के लिए लड़ाई, क्या ये पूरा हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी सविता जी से कहा, मुझे लगता है अब समय अधिक नहीं है। चिंतित सविता जी ने उठने में उनकी मदद की। फिर वे अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म के आखिरी पन्ने लिखने में खो गए। लिखते लिखते पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल में भेदभाव का दर्द, विदेश में पढ़ाई का संकल्प और भारत लौटकर समाज को बदलने की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। उनका मानना था कि शिक्षा और अधिकार ही बदलाव की चाबी है। ये विश्वास ही उनकी प्रेरणा थी। शाम ढलते ढलते उनकी थकान साफ दिखने लगी थी। किताब पूरी कर लेने पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे जीवन का सबसे अहम काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद वो एक बार फिर बुद्ध के सामने ध्यान में बैठे। उनके लिए बुद्ध के विचार समानता, करुणा, सत्य सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का मार्गदर्शन थे। शायद इसी शांति में उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। उनके चेहरे पर गहरी शांति छा गई, जैसे सारे संघर्षों का समाधान हो गया हो। रात में थके होने की वजह से उन्होंने आराम करने की इच्छा जताई। सविता जी उनके सिरहाने बैठी रहीं। 6 दिसंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें फैली, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा के लिए सो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो अपना मिशन पूरा करके विदा हो गए हों। एक युग का अंत हुआ। वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, नेता, मार्गदर्शक चले गए। सविता जी के आंसुओं के बीच भी उस शांति ने एक संदेश दिया। उनका काम पूरा हो चुका था। देश स्तब्ध था। हजारों लोग जिनके जीवन को उन्होंने छुआ, अंतिम विदाई के लिए आए हुए थे। लोगों को दुख था, पर एक
गर्व भी था। लोगों को उस महानायक से मिलने का मौका मिला जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, एक महान शख्सियत अपने संघर्षों की विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत बनाना था जहां जाति धर्म नहीं बल्कि मेहनत और काबिलियत की पहचान हो। इस सपने के साकार होने की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी, लेकिन इस ख्वाब का पूरा होना अभी बाकी था। उनका आखिरी संदेश एकदम साफ था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ ही वो कहते थे कि शिक्षा समानता की कुंजी है। उनके आखिरी दिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मिशन अभी अधूरा है और हमारे हाथों में है। उनके विचार संविधान में, शिक्षा के अधिकार में, हमारे दिलों में आज भी जीवित है। उनका जीवन सिखाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करें। शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, शिक्षित और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर आप इस मिशन में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय संविधान। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा मिल सके। एक बात याद रखिए, बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है। जय भीम, जय संविधान। आज भारत में अगड़े पिछड़े और दलित सब बराबर हैं, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं था। दलितों को मंदिरों, स्कूलों और अन्य सामाजिक स्थानों में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता था। डॉक्टर